बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में अप्रैल 2023 के रिजल्ट डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे दो आर्टिकल्स को। पहला है जी टैक्स विद एआई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं टैक्स कलेक्शन में, टैक्स रेवेन्यू को कलेक्ट करने में। अलमोस्ट पैसेज में लिखा है ये। और दूसरा है साइकिल ऑफ रिटेलिएशन। ये बेसिकली जो अभी इसराइल और ईरान के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में लिखा गया है। तो ये जो हैं रिनोन्ड एम्बेसडर हैं मलिया लोधी, उन्होंने लिखा हुआ। तो ये अब डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह। शुरू करते हैं आज अपने डे के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान आयत नंबर 30 में फरमाया है, फ़क़ाल रसूल या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। क़यामत का दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करेंगे, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को बिल्कुल ही छोड़ दिया था। ये एक हमारे आज के मुआशरे का, हमारी मुस्लिम उम्मा का एक बहुत बड़ा जो है ड्रॉबैक आजकल देख लें कि हमने कुरान को बिल्कुल पसे पोस्ट डाल दिया है, हर शोबे में पसे पोस्टर डाल दिया है। और जिस तरह से आज हम कुरान के साथ जो हशर कर रहे हैं, शायद ये पहले कभी नहीं इस तरह किया गया। आज अक्सर लोग दुनिया कमाने के लिए अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान वगैरह तो बनाते हैं और उसके लिए अपनी तमाम तर जो तवानाइयाँ हैं वो भी सर्व करेंगे, लेकिन उन्हें कुरान की तालीम नहीं दिलवाएंगे। और अगर दिलवाएंगे भी तो सिर्फ नाज़रा कुरान की या हिफ़्ज़ की, जिससे उन्हें कुछ मालूम नहीं होता इसका मतलब क्या है, कुरान में क्या लिखा हुआ है। कितने सितम की बात है ना कि दुनिया की कोई भी ज़बान है जो सीखी जाती है तो उसका कोई एक लफ्ज़ भी मतलब समझे बगैर हम नहीं पढ़ते, लेकिन कुरान को हम पूरा नाज़रा पढ़ लेते हैं, हिफ़्ज़ कर लेते हैं। इसके अलावा उसकी तजवीज़ हुस्न क़िराअत के लिए भी सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम समझने की ज़हमत ही नहीं करते इसमें कहा क्या गया कुरान में। इसका मतलब ही नहीं समझा जाएगा, उस पर गौर फ़िक्र और दूसरे जो इस पर अमल का जो है मतलब वो कैसे आएगा, हम किस तरह से अमल कर सकते हैं। कुरान तो दूर की बात रह गया कि हमें तो ये नहीं पता कि हम जो नमाज़ पढ़ रहे हैं उसमें हम अल्लाह ताला से क्या बात कर रहे हैं। अब नमाज में अल्लाह ताला से बातें कर रहे हैं, हमें नहीं पता अल्लाह से क्या बातें कर रहे हैं, हमें पता नहीं होता। हमें कुरान का नमाज का तर्जमा ही नहीं आता। दुनिया के किस मुल्क में भी देख लें, इल्ला माशा अल्लाह के मुसलमानों की यही हालत है, मतलब कुरान को उन्होंने अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया है। अब कुरान जो है कहीं अगर रह भी गया हमारी ज़िंदगी में तो सिर्फ यही सही है, कागज़ का एक टुकड़ा जिसको हमने अच्छी जगह पे रखना है, इसकी तज़ीम करनी, ये बरकत के ज़रिए हमने बनाया हुआ है, इसको पीछे पीछे नहीं करना। लेकिन पीछे तुम नहीं करते, लेकिन इसकी बात नहीं मानते। बात कैसे मानेंगे जब हमें पता ही नहीं होगा, तो हम बात कैसे मानेंगे इसमें लिखा क्या हुआ है। और कुरान को बस हमने ये समझा होगा बरकत के ज़रिए तावीज़ गढ़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, बरकतों के लिए, बस यही इस्तेमाल हमने ज़िंदगी का मकसद समझा हो। तो नीड ऑफ द टाइम हमें ये है कि हम कुरान को जो है ना वो सही तरह से समझें, उस पर अमल करें। इसी में ही हमारी जो तरक्की का राज है, हमारी दुनिया और आखिरत की तरक्की का राज है। हम मुसलमानों को देख लें, जब तक वो कुरान मजीद से चिमटे रहे उनकी ज़िंदगियाँ दुनिया की भी बहुत खूबसूरत गुजरी हैं। आप देख सकते हैं कि अब खिलाफत राशिदा का दौर है, वो इस्लाम का जो है गोल्डन एरा है, वो गोल्डन एज का इस्लाम की वो गुजरी है। तो उसमें क्या था, उन्होंने कुरान को मजबूती से पकड़ रखा था, उस पर अमल कर रहे थे, उस पर समझ रहे थे। जैसे ही मुसलमानों ने कुरान को छोड़ा तो उनकी जो दुनिया में उनकी जो तमाम तार उनको मिली हुई थी, एक पावर मिली हुई थी, एक रिस्पेक्ट मिली हुई थी, सब कुछ जाता रहा, कुछ भी नहीं बचा। तो अगर आज भी हम चाहते हैं कि हम जब अपनी ज़िंदगी में अपनी जो ये मुसलमानों की खोई हुई इज़्ज़त है उसको दोबारा से वापस लाएँ, तो उसके लिए यही कर सकते हैं हम कि हम कुरान को पढ़ना और इसको समझने के साथ साथ इस पर अमल भी करना शुरू कर दें। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। चलते हैं अपने आज के टॉपिक्स की तरफ। तो पहला टॉपिक हमारा टैक्स विद एआई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टैक्स में किस तरह, टैक्स कलेक्शन में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसमें टॉपिक हम कवर करेंगे पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू कितना है, एफबीआर को कौन से चैलेंजेस हैं वो मतलब दरपेश हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह गेम चेंजर साबित हो सकता है टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में। दिसंबर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन थी वो 17
$0.079 बिलियन जो थी वो, और जो प्रीवियस फिगर था वो $7.622 बिलियन थी सितंबर 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से। तो पाकिस्तान का ये एक जो रहा है एवरेज कलेक्शन है पाकिस्तान की, क्वार्टरली बेसिस पे इसको अपडेट किया जाता है। वो पहले थी $10.565 बिलियन, और 2000 सितंबर 2000 से लेकर दिसंबर 2023 तक। तो ये एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज था पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में। इससे ज़्यादा भी हैरानकुन बात यह है कि ये टैक्स कलेक्शन जो हुई है ये सिर्फ 2.74 मिलियन इंडिविजुअल से हुई है। मतलब एक तकरीबन 25 करोड़ आबादी के मुल्क में से सिर्फ 27 लाख लोग जो हैं, तकरीबन 27,40,000 लोग वो टैक्स दे रहे हैं। और ये हमारी लेबर फोर्स का ये 4.1% है, और टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 1.3% है ये लोग। इनमें से भी अगर देखा जाए तो सिर्फ जो 35% लोग जो इनमें से हैं फाइलर्स हैं, 27 लाख में से सिर्फ 35% लोग ऐसे हैं जिनकी जो मतलब वो फाइलर्स तो हैं, लेकिन उनकी इनकम इतनी थोड़ी है कि उन पर टैक्स लगता ही नहीं है। वो टैक्स जो टैक्सेबल थ्रेशोल्ड है उस तक वो रीच ही नहीं करते, तो वो टैक्स कोई नहीं दे रहे, वो टैक्स जीरो टैक्स लाइबिलिटी क्यों कर रहे हैं। जीरो टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है कि जिन पे कोई टैक्स जो है ना वो लागू नहीं होता, इनकी इनकम जो है वो लाइबल टैक्स से वो कम होती है। अच्छा, 2008 और 2021 के दरमियान में जो पाकिस्तान को डायरेक्ट टैक्सेस से जो रेवेन्यू मिला है वो 36 to 39% है, और जो बाकी टैक्स है वो पाकिस्तान को इंटरेक्ट तरीक़ों से है, इंटरेक्ट टैक्सेस से। अब डायरेक्ट और इंटरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं कि ये किसी शख्स की जो है इनकम पे डायरेक्ट लागू होते हैं। मतलब कोई शख्स है, अब फर्ज करें एक सैलरी क्लास पर्सन है, सैलरीड पर्सन है, तो उसकी जो सैलरी होगी उसी पे टैक्स लागू होगा, और वो गवर्नमेंट उसकी डिडक्ट कर लेती है। मतलब उसको पे करने से पहले उसकी सैलरी में से वो डिडक्ट कर लिया जाता है, जो डायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि जो इंसान की मतलब किसी शख्स की ज़ाती जो इनकम है उस पर जो लागू नहीं होता, लेकिन वो जो सर्विसेज वो परचेज़ कर रहा होता है, जो गुड्स परचेज़ कर रहा होता है उसके ऊपर वो लागू होता है। अब इसकी मिसाल है कि फ़र्ज़ करें हम कोई एडिबल कोई चीज़ खरीदते हैं, फिर फ़र्ज़ करें बिस्किट खरीदते हैं, तो हम इसके ऊपर इसका इनकम टैक्स दे रहे होते हैं। मतलब इसमें हम टैक्स पे कर रहे होते हैं सेल्स टैक्स के नाम पे। तो ये सेल्स टैक्स जो है ये बेसिकली एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो मतलब गुड्स पे या जो सर्विसेज पे हमसे लिया जा रहा होता है। अच्छा, एफबीआर को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं फ़िलहाल? तो उनमें से बेसिक तो है कि टैक्स नेट को जो है एक्सपेंड किया जाए, मतलब जिन लोगों से टैक्स लिया जा रहा है उनसे एक्सपेंड किया जाए। अब आप देख सकते हैं कि पूरी हमारी 25 करोड़ तकरीबन आबादी में से सिर्फ जो है तकरीबन 27 लाख लोग हैं टैक्स दे रहे हैं, तो इस टैक्स नेट को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। दूसरा इक्विटेबल टैक्स, मतलब जो है ना एक इक्वलिटी होनी चाहिए, एक इंसाफ होना चाहिए, फेयर सिस्टम होना चाहिए, फ्री एंड फेयर सिस्टम होना चाहिए टैक्स कलेक्शन के लिए। तीसरा है कि रिस्ट्रक्चरिंग द टैक्स ब्रैकेट्स। टैक्स ब्रैकेट्स का क्या मतलब होता है कि जिन लोगों से मतलब कैसे किस तरह से बनाया जा सकता है कि टैक्स किन लोगों पे लागू है। मतलब आप देखें कि सैलरीड क्लास में देखें तो उनके एक फ़र्ज करें कि 60,000 है बंदे का, उसकी इनकम है तो उस पर टैक्स लागू है, इससे नीचे पे टैक्स लागू नहीं है। इसको जो है रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है कि मतलब आप कह लें कि अब जिससे कम क्लासेस पे हैं उनको भी टैक्स लगाया जाए, इससे ज़्यादा पे टैक्स जो मतलब है लिमिट है उसको किया जाए। मतलब आप देख लें कि इतने मतलब फ़र्ज़ करें 60 लाख से 1 लाख की जिसकी इनकम उससे इतना % टैक्स ले जाता है, तो इसको रीशेप करने की ज़रूरत है। लेकिन इसका कोई ये सारा काम था यहाँ का था वहीं पे स्टॉप हो गया, इसका कोई आगे नहीं चल सका, इसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी भी हम जो सफ़र कर रहे हैं कि हमारी टैक्स पेइंग कम्युनिटी वो बहुत बहुत कम है, और सबसे जो बर्डन है मतलब सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हैं वो सैलरीड क्लास हैं, उनसे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है जिसकी मतलब बहुत ज़्यादा हमारी वास्ट फील्ड है, वसी फील्ड है उसकी। इसके अलावा रियल स्टेट का जो बिज़नेस लोग कर रहे हैं उनको उन पर टैक्स लागू नहीं है, वो नहीं टैक्स दे रहे होते। लागू तो होते हैं लेकिन वो नहीं दे रहे होते क्योंकि मतलब उनकी ये आप कह लें कि सैलरीड क्लास जो है उन्हें तो मजबूरन देना ही पड़ता है। लेकिन जो इस तरह के होते हैं लैंडलॉर्ड्स हो गया या रियल स्टेट जो टाइकून्स होते हैं वो टैक्स प्रॉपर पे नहीं कर रहे होते जिसकी ज़रूरत होती है। हमारे पास मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया की एग्जांपल्स हैं जो मौजूद हैं, इन्होंने किस तरह मतलब थोड़े ही रिसोर्स के बावजूद अपनी मिलिट्री पॉलिसीज़ के ज़रिए से अपनी इकोनॉमीज़ को किस तरह उन्होंने राइज़ किया है। टैक्स ऑर्डर्स भी पाकिस्तान में प्रॉपर नहीं होते, ये कंप्रोमाइज़ होता है इन पे। आप मतलब देख लें कि वो
जो टैक्स देने वाले होते हैं वो सेटलमेंट्स के ज़रिए उनको साथ मतलब इस तरह काम चला लेते हैं कि टैक्स वो अपने आप को पेबल शो ही नहीं करते। अच्छा, इसके अलावा है कि वो चश्मपोशी कर ली जाती है कि उनके अपने इनकम से कितनी इनकम है उसको शो ही नहीं किया जाता। और करप्शन है, अब जो ऑफिसर होते हैं वो करप्शन है, मतलब उनसे कुछ ना कुछ ब्राइबरी करके कुछ ना कुछ उसे करके वो उनको क्या करते हैं कि अपने आप को टैक्स पेएबल फाइल ही नहीं करते, शो ही नहीं करते कि उनकी इनकम पे टैक्स लागू होता है, यानी अपनी इनकम इतनी शो नहीं करते। तो इससे नुकसान सिर्फ टैक्स सिस्टम को नहीं हो रहा, बल्कि इसकी वजह से जो टैक्स जो है ना, टैक्स लोग जो जिससे हिला बहाने करके टैक्स को नहीं दे रहे होते, और उससे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस टैक्स कल्चर को तो नुकसान हो ही रहा है, टैक्स सिस्टम को तो नुकसान हो रहा है, बल्कि हमारी गवर्नमेंट को भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अच्छा, जो ओवर पावर्ड होते हैं, मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई हैं हमारे टैक्स ऑफिसर को, जो अपनी मर्ज़ी से जो कुछ चाहें वो कर रहे होते हैं, तो इनके इसकी वजह से जो सिचुएशन है वो मज़ीद ख़राब हो रही है। इसके अलावा टैक्स लॉज की जो कम्प्लेक्सिटी है, मतलब वो टैक्स लॉज इतने कम्प्लेक्स बनाए गए हैं कि वो किसी को समझ ही नहीं आ रहे होते। तो ये भी एक बड़ी रुकावट है कि टैक्स कलेक्शन के रास्ते में, कि ये क्योंकि लूप होल्स दे रहे होते हैं इस तरह के चोर रास्ते दे रहे होते हैं कि जिस जरिए से टैक्स चोरी की जा रही होती है, टैक्स नहीं पे किया जा रहा होता। अब जी मेन काम आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारा वो किस तरह इसमें हेल्प कर सकता है। अब इसके हम बता चुके हैं कि तकरीबन पाकिस्तान की 27 लाख के लोग जो हैं वो टैक्स पेयर हैं, टैक्स फाइलर्स हैं। अब एक देखें हमारी पॉपुलेशन जो टोटल कितनी है, 240 मिलियन, इसमें से सिर्फ 27 मतलब कह लें 2.7 मिलियन लोग जो हैं वो तकरीबन टैक्स पेयर हैं। अब फर्ज करें कि ये जो हमारी है ये अगर 50% लोग इसमें से टैक्स देने लग जाएं, तो सोचें पाकिस्तान जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। अच्छा, इसके लिए जो हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस होने चाहिए हमारे पास, कि हमें इफेक्टिव ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस हों जो हमारे जो सिस्टम है हमारे पहले वाला उसको तब्दील करें, और हमें हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं उनका एक जो है एतमाद जो है वो बहाल करें हमारे टैक्स सिस्टम में, हमारे टैक्स जो हैं इसके कंप्लाइंस करें, मतलब लॉज के साथ, कि लॉज को प्रॉपरली फॉलो किस तरह किया जाए, और जो हमारे टैक्स पेयर टैक्स फाइलर्स हैं उनको किस तरह से उनका जो है एक एतमाद वो रिस्टोर किया जाए सिस्टम में, सारे टैक्स के सिस्टम में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर शोबे की तरह एजुकेशन में देख लें, बैंकिंग में, जिस चीज़ में भी आपको इसको देख लें, तो ये गेम चेंजर के तौर पे साबित हो रहा है। तो हम यहाँ पे भी इसको गेम चेंजर के तौर पे ही एक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये कोई मतलब एक मैकेनिकल तो तरीका नहीं होता ना कि ह्यूमन जो है उनको रिप्लेस कर रहा है, बल्कि एक प्रॉपर बनाया गया होता है, मेड टू ऑर्डर, यानी कि वो स्पेशली डिज़ाइन इसलिए किया गया होता है एक ख़ास काम के लिए। तो ये इसका क्या फ़ायदा होगा कि जब इसको यूज़ करेंगे तो हम इसको ट्रांसपेरेंसी से आ जाती है, और एक्सेसिबिलिटी इसका सबसे बड़ा जो है वो एक कह लें कि अब एक है ऑनलाइन सारा सिस्टम हो जाए, तो एक्सेस करना किसी भी चीज़ को, किसी के भी मतलब इंफॉर्मेशन को, उसकी इनकम को, उसको टैक्स फाइल होने या ना होने को वो करना बहुत आसान हो गया है। स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, अच्छा पहले ये करते हैं कि स्मार्टफोन पेनिट्रेशन होती है कि एक कंट्री में जो है कितने परसेंट लोग जो हैं वो स्मार्टफोन के यूज़र्स हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 31% है। अगर इसको फ़र्ज़ करें 100% पे लेके जाते हैं तो इसका क्या फ़ायदा होगा, तो ये हमारे पास इसको हम रीच आउट कर सकते हैं। आप किसी भी बंदे के, किसी भी कंट्री मैन के, पाकिस्तान के किसी भी आम आदमी की, आप उसकी टोटल जो बैंक है, अनबैंक्ड है, डॉक्यूमेंटेड, अनडॉक्यूमेंटेड, उसकी जितने भी एसेट्स हैं उसको आप एक्सेस कर सकते हो। तो जो वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के है वो ह्यूमन ऑडिटर्स की तरह नहीं होते, मतलब जो अकाउंट्स के ऑडिट्स करते हैं उनकी तरह नहीं होते, नया ना ये तो ना इन्फ्लुएंस लेते हैं और ना ये बयास्ड होते हैं। मतलब ये इन पे किसी भी किस्म का कोई जज्बाती इमोशनल असर कोई नहीं होता, मतलब क्योंकि मशीनी काम करते हैं, इनसे तो कोई नहीं होता, ना तो इन्हें ब्राइबरी करनी है ना करप्शन कर सकते हैं ये। तो इनको जो टैक्स कोड प्रोवाइड किए जाएंगे उसको ये स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, किसी भी किस्म की जो एक्सटर्नल प्रेशर को कंसिडर किए बगैर। अगर हम इस सिस्टम में कोई मतलब एडवांस किस्म के एल्गोरिथम्स जो हैं वो इन्फोर्स करना शुरू कर दें और डेटा एनालिटिक्स टेक्निक यूज़ करना शुरू कर दें, तो ये जो हमारे टैक्स सिस्टम की हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा एक जो है रिफॉर्म्स ला सकते हैं। एक मतलब एक कह लें कि एक से रेवोल्यूशन आ सकता है हमारे टैक्स सिस्टम, टैक्स कलेक्शन सिस्टम में।
इससे क्या होगा कि सिर्फ ऑडिट्स की इफेक्टिवनेस ही नहीं बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस नहीं इससे बढ़ेगी, सिर्फ इसका ये फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इससे ये फ़ायदा होगा कि जो गैर कानूनी और मतलब कह लें नॉन कंप्लायंस जो कवानीन के ख़िलाफ़ जो काम हो रहे होते हैं उनको भी एक मतलब उनको रोकने के लिए एक पावरफुल सोल्यूशन हो सकता है ये। अच्छा, एआई के जो हैं ऑडिट्स, एआई ड्रिवन ऑडिट्स जो होते हैं, इनमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अहम होती है? ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होती है कि क्योंकि ये सारा इसका जो सिस्टम पे जो डिसीजन बनाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो भी डिसीजन करता है तो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे होते हैं, मतलब वो उस चीज़ को रियलिटीज़ को और ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के होते हैं जो होती है। इसमें किसी किस्म के किसी बंदे की ज़ाती पसंद नापसंद का इसमें कोई असर नहीं होता, किसी इंसान के इमोशन और पर्सनल बायस की वजह से वो कोई चेंजिंग नहीं होती। ये जो है इस तरह बाकी मतलब आम इंसानों की तरह ये ज़ाती पसंद या नापसंद की वजह से सब्जेक्टिव ये नहीं होते, उनकी जो फेवरेटिज्म की कोई इसमें सीन नहीं होता, जिसकी वजह से जो रिस्क ऑफ करप्शन है वो कम से कम हो सकता है, करप्शन इसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और दूसरा इसका क्या फ़ायदा होगा कि इक्विटेबल जो ट्रीटमेंट होगी, हमारे तमाम टैक्स पेयर को जो है इक्वलिटी मिल जाएगी। अच्छा, इसके और क्या फ़ायदा हो सकता है कि जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो टैक्स लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं पाकिस्तान के, तो इसका ये क्या करेगा, ये इनको इजीली अंडरस्टैंडेबल बना देगा, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए उनको आसान कर देगा, सिंप्लीफाई कर देगा उनको। इससे ना सिर्फ हमारी जो एम्बिग्विटी है, अनक्लियरनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, और बल्कि इससे टैक्स पेयर जो हैं वो अपने इसको कानूनी जो उनका हक है, उनका राइट है और उनका जो फ़र्ज़ है उनके ऊपर उसको ये क्लियरली और कॉन्फिडेंस के साथ वो पूरा करेंगे। अच्छा, ये जो एआई के जो होते हैं ऑडिट्स होते हैं, ये सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन पे इनका फोकस नहीं होता, ये बल्कि टैक्स जो मतलब जो लोग नहीं देते उसको ख़त्म करने के लिए एक लॉन्ग टर्म डेटर्स के तौर पे काम करते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा होता है? कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी है जो वो बन जाता है, टैक्स सिस्टम इंटीग्रिटी आ जाती है। तो इसका एआई का फ़ायदा दूसरा भी ये है कि ये ह्यूमन जो है उसकी ह्यूमन जो कह लें कि मैन पावर है उसका भी इस्तेमाल कम से कम हो जाता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक काम करते हैं, ऑटोमेटिक डेटा लेते हैं, उसको ट्रैक करते हैं, ऑर्गेनाइज करता है, तो इसकी वजह से जो एक नो टच टैक्स रिटर्न सिस्टम कंसेप्ट जो है वो बन जाता है। अच्छा, एआई जो है ये हमारे लिए इक्वलिटी लाने के लिए टैक्स सिस्टम में ये एक बेहतरीन तरीका है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एआई इनटू टैक्स ऑडिट्स ये जो है एक मच नीडेड मतलब कह लें कि हमारे लिए एक ज़रूरी चीज़ है। फैक्टर ऑफ कंप्रोमाइज एंड कन्वीनियंस, इसका क्या होता है? कंप्रोमाइज़ वही आ गई कि मतलब ये आपको कोई मतलब अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, पर्सनल ज़ाती पसंद नापसंद की वजह से आप टैक्स जो है वो कलेक्ट नहीं करते, आप रिश्वत हो गई, इसमें ब्राइबरी आ गई, करप्शन आ गई, तो ये सब चीज़ें जो है एलिमिनेट हो जाएंगी, टैक्स नेट जो है वो हमारा एक्सपेंड हो जाएगा। और उसके अलावा जो है हम एक मोर फेयर मतलब इंसाफ पसंद और इक्वलिटी वाला जो सिस्टम है, टैक्स सिस्टम है, वो हम इसके ज़रिए से लागू कर सकते हैं। स्पेक्टर वोकैबुलरी की तरफ आते हैं। स्पेक्टर क्या होता है कि ये कहते हैं एक ब्लॉक और घोस्टली अपीयरेंस फिगर को कहते हैं। एम्ब्रेस क्या तो होता है किसी को एक्ट ऑफ क्लस्टरिंग एनदर पर्सन इन द आर्म्स होता है। एम्बिग्विटी होता है अनक्लियरनेस, इसमें क्लियरिटी ना हो। इंजेक्शन होता है इन टेकिंग, फूड को इन टेकिंग कहते हैं एक्स्ट्रा वर्ड जो मतलब किसी चीज़ का प्रोसेस करने के लिए किसी भी चीज़ का जो फर्म हम उसको फीड कर रहे होते हैं, कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन रॉ डेटा फीड करते हैं, उसको भी इंजेक्शन कहते हैं। कंप्लायंस होता है किसी भी स्टैंडर्ड या लॉज के मुताबिक जो है किसी चीज़ का काम करना। क्वेश्चन हमारे पास राइट डाउन एनी 5 एडवांटेजेस ऑफ टैक्स कलेक्शन थ्रू एआई इन द कमेंट्स बॉक्स। तो कमेंट्स बॉक्स में आप टैक्स का जो एआई के जरिए टैक्स कलेक्शन के कोई से 5 आप एडवांटेजेस जो है लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साइकिल ऑफ रिटेलिएशन। मलिया रोजी ने लिखा है, ये बड़ी मतलब कह लें एक रिनोन्ड हस्ती हैं पाकिस्तान की। इन्होंने लिखा है एम्बेसडर रही हैं मतलब यूएन के, यूएसए में और यूके में भी। तो एक डीप इंसाइट है इनका, जो अभी ग्लोबल चैलेंजेस हैं, ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स, उनके ऊपर एक डीप इंसाइट रखती हैं ये। तो इन्होंने ये लिखा है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इसराइल और ईरान के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
उसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या रिएक्शन दिया है और इस कन्फ्लिक्ट का फ्यूचर हमें क्या नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो कन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है, ये अभी तक इसका ख़तरा एक मंडरा रहा है कि एक बड़े कन्फ्लिक्ट का एक मतलब एक रूप धार लेगा। तो ये शुरू कहाँ से हुआ था? इसराइल ने अटैक किया था, अटैक किया गया था एम्बेसी के ऊपर, कॉन्सुलेट के ऊपर जो था इनका इसमें इजिप्ट में। अटैक की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे उनके साथ जो थे ऑफिशियल्स वो मारे गए, जिसमें उनका एक लीडिंग कमांडर भी था ईरान का। तो ईरान ने रिटेलिएशन के तौर पे एक वसी पैमाने पर जो है ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक जो है वो इसराइल की टेरिटरी के अंदर लॉन्च कर दिया। ये एक मतलब वसी पैमाने पर बड़ा मिसाइल अटैक था और फर्स्ट टाइम ऐसा था कि जो ईरान ने अपनी सरजमीन से इसराइल की सरजमीन पे अटैक किया था। इसमें कोई कैजुअलिटीज़ तो नहीं हुई, मतलब कोई डेथ नहीं हुई, किसी की कोई इतना खास नुकसान नहीं हुआ। ईरानी ऑफिशियल के मुताबिक वो इन्होंने सिर्फ ये डिज़ाइन इसलिए किया था कि वो कोई डैमेज नहीं करना चाह रहे थे, वो सिर्फ इसराइल को मैसेज देना चाह रहे थे कि वो अगर ईरान के साथ ईरान की रेड लाइंस को क्रॉस करेंगे तो उनको क्या इसके नुकसान उठाना पड़ सकता है। रिस्पॉन्स में जो इसराइल ने फिर उनके ऊपर एक ड्रोन स्ट्राइक किया, उसके मिलिट्री टारगेट इस्फान में। इस्फान में उनके न्यूक्लियर कहा जाता है कि न्यूक्लियर उनकी जो हैं इंस्टॉलमेंट्स भी वो भी ईरान के मौजूद हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने कोई डैमेज नहीं किया। ईरानियन ऑफिशियल के मुताबिक एक फेल्ड अटैक था, 3 ड्रोन थे जो रास्ते में उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिए, उनको गिरा दिया था। तो ये उनका इंडिकेशन था कि ईरान का कि वो आगे कोई मज़ीद रिटेलिएटरी एक्शन कोई वो नहीं करना चाह रहे हैं। इन अटैक्स के पीछे रीज़न जो बेसिकली वजह क्या बनी है, ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि दोनों कंट्री जो हैं दुश्मन मुल्क जो हैं आपस में, ये इनका फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि ये एक डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में आए हैं। इससे पहले ये एक कोवर्ट कन्फ्लिक्ट में चल रहे थे, मतलब साजिशी तौर पे खुलम खुला तो काम नहीं था। तो इस तरह से चल रहे थे कि किसी को मतलब इनके बारे में इतना खास समझ नहीं आ रही थी, किसी को पता नहीं चलता था, मतलब कोवर्ट कहते हैं खुफिया तौर पे ना वो ये काम चल रहे थे इस तरह के। मिसाल के तौर पर इसराइल की तरफ से ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट का कत्ल करना, इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे ईरानी जो एसेट्स थे उनको डिस्ट्रॉय करना, सबोटेज करना, ये भी काम चल रहा था। ईरान क्या कर रहा था कि ईरान बैक जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे वो मुख्तलिफ जगहों से इसराइल के बॉर्डर पे क्रॉस द बॉर्डर उनके वो जो हैं रॉकेट्स फायर कर रहे थे। तो दोनों में क्वालिटी तो नहीं है, कब बंदे मारना और रॉकेट फायर करना जिससे कोई नुकसान हो बराबर तो नहीं है, लेकिन फिर भी ईरानी जो हैं बैक मिलिटेंट ग्रुप्स वो इस तरह कर रहे थे। लेकिन अभी जो जिस तरह हुआ है ये, लेकिन ये एक नई चीज़ सामने आई है कि उन्होंने जो एक दूसरे की रेड लाइंस क्रॉस किया है, मतलब उनके टेरिटरीज के अंदर उनको अटैक किया गया है। तो ये एक रेड लाइन क्रॉस करके ये दोनों कंट्रीज की फर्स्ट टाइम इस तरह हो रहा है। इसका जो मेन एम जो ईरानी रिटेलिएशन या रिटेलिएटरी एक्शन का जो मेन एम नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि वो ईरान को फिर इसराइल को मज़ीद अटैक से और जो ईरान के अंदर और ईरान से जो बाहर जो उनके एसेट्स हैं उनसे उन पर अटैक करने को ये रोकने के लिए उन्होंने ये एक डेटरेंस के तौर पर उन्होंने काम किया कि मतलब वो डेटरेंस क्रिएट कर रहे हैं, रुकावट क्रिएट कर रहे हैं कि ताकि नेक्स्ट टाइम ईरान जो है इसराइल जो है वो ना करें। इससे पहले ईरान ने कभी उनका डायरेक्टली कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है, इस ईरानियन जो है सरजमीन से कभी उन्होंने डायरेक्टली कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया इस तरह के किसी भी एक्शन के खिलाफ। तो जी इस तरह का जो भी ये सिचुएशन सामने आई है, तो ईरान के बारे में इसराइल के बारे में जो मतलब एक माइंडसेट बना हुआ था लोगों के दिमाग में कि ये एक बहुत पावरफुल कंट्री जिस पर कोई अटैक नहीं कर सकता, तो वो ये इक्वेशन जो है अभी ये चेंज हो गई है। और ख़ुद इसका इसराइली जो अपोजिशन है उसने खुद अपोजिशन लीडर ने ये खुद क्लेम किया है कि उनकी जो कंट्री की डेटरेंस पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा से नुकसान उसको पहुंच चुका है। तो इसलिए उन्होंने इसको रिस्टोर करने के लिए, डेटरेंस को रिस्टोर करने के लिए उन्होंने ईरान पे काउंटर स्ट्राइक किया था। अच्छा, इस पर रिएक्शन क्या आया था यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ का? तो हमेशा की तरह जो है ईरान के असाल्ट को इसराइल पे वो कंडेम किया गया था वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस ने। लेकिन अब देखा जाए तो यही तो एक बयास इनके माइंडसेट है वेस्टर्न और यूएस का कि वो मतलब जो अभी अटैक किया गया उसके ऊपर क्या कहते हैं कॉन्सुलेट के ऊपर, तो वो वायना कन्वेंशन की भी और इंटरनेशनल लॉज की एक वाजह खिलाफ वर्जी थी, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई जो है वो कमेंट्स पास नहीं किए थे कि ये उन्होंने इसको डिनोस नहीं किया।
लेकिन इस सब का जो मकसद था, सारी मजम्मत जो ईरान की गई है, इसका बेसिक मकसद जो नज़र ये आ रहा है कि वो इस तरह के मजीद जो एक्शन हो रहे हैं और जो फुल फ्लेज वार की शक्ल में अख्तियार कर सकते हैं, उसको रोकने के लिए वो इस तरह से सारा काम वो कर रहे हैं, ईरान की मजम्मत कर रहे हैं, ताकि इसको मजीद आगे काम मामले को मजीद बढ़ने से जो है रोका जा सके। तो ईरान ने अगर अगर साइड किया है कि अगर फ़र्ज़ करें अगर दोबारा से कोई इसराइल इस तरह का अटैक करता है इसराइल सरजमीन के अंदर उनकी, तो वो उसके ख़िलाफ़ एक सख्त जो है वो रिस्पॉन्स देंगे। ये बड़ी हैरान कौन एक और हॉरिबल सिचुएशन बनी हुई है कि कोई भी कंट्री जो है वो इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहे, और बल्कि अभी इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं यमन के, ईरान के, इसराइल के अपने एलिज की तरफ से इस तरह की आवाज़ उठ रही हैं कि तेल अवीव को, इसराइल को इससे रोका जाए अगर मजीद हालात ख़राब करने से। तो सबसे जो सिग्निफिकेंट बात इसकी है ये सामने आई है कि जो बाइडन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने खुद इसको, यूएसए ने खुद भी इसको इस सारे मामले से रोकने की कोशिश की है, और इसराइली प्राइम मिनिस्टर को ये एक क्लियर नोटिस, वाज़ेह नोटिस दिया है कि अगर वो किसी डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन में जाते हैं तो यूएस उनका साथ शामिल नहीं होगा, उसके साथ हिस्सा नहीं बनेगा। अरब जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी एक सिग्नल दिया है कि वो जो यूएस की मिलिट्री बेसेस हैं उनके अंदर, उनके कंट्रीज़ के अंदर, जिनके साइल के अंदर, वो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसके अलावा अमेरिकन ऑफिशियल्स हैं वो भी, और पब्लिक ओपिनियन भी अमेरिका में यही है कि वो किसी भी रीजनल वार में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि अब अमेरिकन जो हैं वो किसी भी फॉरेन वार में शामिल नहीं होना चाह रहे। ये भी है कि वो यूक्रेन के लिए भी कोई किसी किस्म का ज़्यादा जो है इंटरेस्ट वो शो नहीं कर रहा है। यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में भी किसी किस्म का शो जो है वो पॉलिटिकल सपोर्ट भी वो भी कम होती जा रही है। बाइडन के लिए इसमें बहुत ज़्यादा नुकसानदेह ये हालात साबित हो सकते हैं, अगर फर्ज करें वो ईरान का साथ देते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन जो है वो सर पे हैं इनके। इस सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए 14 अप्रैल को जो है वो एक यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ था, जिसमें हमेशा की तरह कोई मतलब ख़ास स्टेटमेंट इशू नहीं की गई, क्योंकि एक डिवीजन जब सामने आई थी वही पहले की तरह ईरान और इसराइल ने आपस में उनके जो जितने भी सफारतकार उन्होंने एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी की, जबकि यूएस हमेशा की तरह उनके रिप्रेजेंटेटिव थे वो ईरान को ही मुरत इल्ज़ाम ठहरा रहे थे। लेकिन जिससे एक जो एक काबिल कदर बात जो सामने आई है कि तमाम जो इसके पार्टिसिपेंट्स थे काउंसिल के, सब ने ही इस सारे रिटेलिटरी एक्शन को रेस्ट्रेन करने के लिए, रोकने के लिए इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। अच्छा, जो सिक्योरिटी जनरल हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के, उन्होंने भी डीएस्केलेशन के ऊपर जोर दिया है कि कोई भी इस तरह का जो है रियल डेंजर जो है वो फुल स्केल कन्फ्लिक्ट की सूरत में सामने आ सकता है। तो जो भी गवर्नमेंट जो पहले से ही बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना कर रही है वहाँ पे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है कि जो उनकी डेटर्स थी उसको पहले की तरह उनकी जो एक इमेज बना हुआ था कि वो पावरफुल हैं, वो दोबारा से बहाल किस तरह किया जाए उसके लिए उनको काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, उनकी अपनी पोजीशन जो है वो मज़ीद जो है वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है, और उनके अपने जो लोग हैं उनसे उनकी तरफ से उनके काफ़ी प्रेशर है इसके लिए। तो इनके इसी किसी किस्म के एस्केलेटरी जो है एक्शन उसको रोकने के लिए यूएस ने इस ईरान के ऊपर वो ड्रोन मैन्युफैक्चर के ऊपर बहुत सी सैंक्शन लगा दिए हैं ताकि उसकी मिलिट्री कैपेसिटी को कम किया जा सके। इसके अलावा ब्रिटेन ने भी इसी को फॉलो किया है, और यूरोपियन यूनियन ने भी उस पर नई पाबंदियाँ लगाने के लिए इशारा दिया है। अच्छा, जो है, लेकिन ये कोई भी है जितने भी मेजर्स लिए जा रहे हैं, जितने भी इकदाम उठाए जा रहे हैं, इसराइली लीडरशिप को किसी भी किस्म का मिलिट्री अटैक जो ईरान के ऊपर उससे वो नहीं रोक नहीं पाएंगे। तो यूएस की तरफ से जितने भी इनको मतलब अर्जिंग्स हो रही हैं, इनको कह लें कि अपील्स की जा रही हैं, तो उसका भी कोई ख़ास जो है वो फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो एक सामने वाला चीज़ नज़र आती है कि इसराइल जो है वो अभी इसी पोजीशन में नहीं है कि वो ईरान के ख़िलाफ़ कोई डायरेक्ट एक्शन ले। ईरानियन ऑफिशियल्स ने भी वो भी आगे से कोई रिटेलिटरी एक्शन का कोई नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने इसको कहा है कि एक नॉन अटैक था जिसका कोई मतलब वो इसको रिस्पॉन्ड करना कोई ज़रूरी नहीं समझते।
तो यहाँ पे थोड़ी सी होप ये हो सकती है कि ये सारा मामला जो है वो कूल डाउन हो जाए। अंटोनियो गुतरेस, ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो उनके मुताबिक उन्होंने कहा है कि किसी भी किस्म की जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन, वो एक मतलब अनथिंकेबल सिचुएशन का सामना कर सकते हैं उसकी वजह से दोनों कंट्रीज। उसकी वजह से ना सिर्फ ईरान और इसराइल को नुकसान होगा, बल्कि पूरी दुनिया जो है इसका एक उसके ऊपर एक डिवास्टेटिंग इफेक्ट इसका होगा। ये जो खतरा है ये तब तक नहीं टलेगा जब तक गजा के अंदर जो वार है वो रुक नहीं जाती। अब देख लें वहाँ पे तकरीबन 34,000 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं पैलेस्टीनियन, और 76,000 जो वो इंजर्ड हैं में इसराइली इसकी मिलिट्री ऑनस्लॉट की वजह से। इवन के जो है रमज़ान के दौरान भी उन्होंने इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी करते हुए जो ईरान इसराइल ने वहाँ पे सीज फायर को नहीं किया, सीज फायर नहीं की है। इवन वो ह्यूमैनिटी को भी नहीं मान रहे कि वहाँ पर जो ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचाई जा रही है उसको भी वो रोक रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं। इसराइल और हमास के दरमियान जो एक टॉक्स चल रही थी कायरो में, वो भी सीज हो गई हैं, मतलब वो भी नहीं चल रही आगे। इसके अलावा कतर जो है वो मीडिएटिंग कर रहा था, मसालियाती अमल करवा रहा था इजिप्ट और यूएस के साथ मिलके, दोनों मतलब गजा सॉरी हमास और इसराइल के दरमियान में। तो वो भी अपने इससे रोल से जो है वो ड्रा बैक कर रहा है, पीछे हट रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर मेन पावर्स को अब इसमें जो है वो रोल प्ले करना पड़ेगा, वरना ये जो एक कन्फ्लिक्ट है रीजनल कन्फ्लिक्ट की सूरत अख्तियार कर जाएगा। उन्हें इसराइल को जो है गजा के अंदर वार जो है उसे रोकने के लिए उनको फोर्स करना पड़ेगा, वरना ये सिचुएशन जो है मज़ीद डेंजरस हो सकती है। मुकदमे की तरफ आते हैं। ऑस्टेंसिबिलिटी होता है कि फ्रॉम अपीयरेंसेस अलोन, ऑस्टेंसिबिलिटी होता है ज़ाहरी तौर पे, मतलब जो ज़ाहरी सूरत हाल है उससे सिर्फ शो करना किसी चीज़ को। रिसीड होता है पुल बैक, मूव अवे, बैकवर्ड, रोक जाना। मिस रीड होता है मिसअंडरस्टैंड करना, मिसइंटरप्रीट करना। डिसवेड होता है रोकना, टर्न अवे फ्रॉम बाय परसुएशन। इंडक्टेंस होता है कम्युनिकेशन दैट मेक्स यू अफ्रेड टू ट्राई समथिंग। राइट ऑन 3 इम्पैक्ट्स ऑफ रिटेलिएशन इन मिडिल ईस्ट। जो रिटेलिएशन हो रही है इसका मिडिल ईस्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा वो लिखिए।